सौम्या, पाखी को मेरे साथ शहर भेज दो। शहर में पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जाएगी। यहाँ गांव में देवर जी के गुजर जाने के बाद तुम बड़ी मुश्किल से खेतों में काम करके अपना गुजारा चलाती हो। कैसे इसको 12वीं के बाद पढ़ा पाओगी? अभी 7वीं में है। शहर में 12वीं करने के बाद मैं कॉलेज में एडमिशन करा दूंगी। घर में रहेगी। आखिर ताई जी ताऊ जी कब काम आएंगे? दीदी, लेकिन मैं ऐसे कैसे अपने दिल के टुकड़े को अलग कर दूं? मैं इनके जाने के बाद पाखी के लिए तो ही जी रही हूँ। सौम्या ने जिठानी से कहा, अरे हम कोई और नहीं तुम्हारे अपने हैं। पाखी को इस गांव में तुम क्या दे पाओगी? शहर में उसके लिए कितने ही रास्ते खुल जाएंगे। पाखी जो चाहेगी हम उसे पढ़ाएंगे। पाखी और निया मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। अब तुम सोच लो, हम लोग कल निकल रहे हैं। हेमा ने मिश्री घोलते हुए मीठी आवाज़ में कहा। सौम्या सोचने पर मजबूर हो गई। पाखी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। आखिरकार बेटी की भलाई का सोचकर दिल पर पत्थर रख उसने पाखी को जेठ जिठानी के साथ भेज दिया। जाते जाते हेमा ने उसे दिलासा दिया कि हर वक्त फ़ोन पर बात करवा दिया करेगी। जाते वक्त पाखी बहुत उदास थी। आखिरकार बच्ची ही तो है। पहले पिता चले गए, अब माँ का साथ भी छूट रहा है। सौम्या का दिल भी बेटी के साथ ही मानो जा रहा था। सौम्या को हेमा ने कहा कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो लोग छुट्टी में पाखी को मिलवाने ले आया करेंगे। सौम्या गांव में रहकर अपना और ससुर माँ का ख्याल रखे। शहर आने के बाद तो शुरू में पाखी के हर हफ्ते फ़ोन आते और पाखी के साथ हेमा से भी बात हो जाती। हेमा ने बताया कि अच्छे स्कूल में पाखी का एडमिशन करवा दिया है। सिया के स्कूल में ही हो पाया है क्योंकि पाखी की पढ़ाई का स्तर गाँव में पढ़ने के कारण कमज़ोर है। सौम्या निश्चिंत थी कि पाखी घर पर अपनों के बीच में है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। 2 महीने बाद फ़ोन आने का अंतराल बढ़ने लगा। महीने में एक बार ही बात हो पाती, उसमें भी हेमा साथ ही बात करती। हेमा सौम्या को बताती कि पाखी की पढ़ाई के लिए वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि शहर के बच्चे के समान उसका लेवल आ सके। ट्यूशन भी लगवा दिया है। सौम्या जेठ जिठानी के एहसास तले दब जाती। सासू माँ भी अपने बड़े लड़के बहू यानी सौम्या के जेठ और जिठानी हेमा का गांव भर में गुणगान करते न थकती। समय बीता। पाखी को गए 1 साल हो गया। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। सौम्या पाखी के आने का रास्ता देख रही थी, तभी हेमा का फ़ोन आया कि वो लोग हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं। पाखी ने कभी पहाड़ देखे नहीं हैं तो उसे भी ले जा रहे हैं। इस कारण इस बार गर्मियों की छुट्टी में नहीं आ पाएगी। मौसम बदला, सर्दी की छुट्टी भी आकर निकल गई, परंतु पाखी नहीं आ पाई क्योंकि हेमा का पथरी का अचानक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सौम्या ने चिंता व्यक्त करते हुए पाखी को गर्मी की छुट्टियों में आने को कहा। ऐसे ही हर साल होता रहा और देखते देखते 4 साल बीत गए। हेमा ने बताया कि पाखी 12वीं में आ गई है, अब कॉलेज जाएगी तो इस साल भी नहीं आ पाएगी। पाखी फ़ोन पर हूँ हाँ में जवाब देकर रख देती। हेमा ही सौम्या के बारे में बताती। सौम्या की सासू माँ भर भर कर बड़े बेटे बहू को आशीष देती कि छोटे भाई की बेटी के लिए इतना कर रहा है, परंतु अब सौम्या का मन पाखी के मिलने के लिए तड़प रहा था। पता नहीं क्यों उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। एक दिन उसने पड़ोसन निम्मी को 2-3 दिन के लिए सासू माँ की देख रेख करने के लिए मना लिया। सासू माँ को बताकर शहर जाने वाली रात की बस में बैठकर पाखी से मिलने जा पहुँचे। जेठानी के घर का पता उसके पास था जो सासू माँ से लिया था। जेठ जी का घर ढूंढने में कुछ समय लगा और वह जेठानी के बंगले के बाहर पहुंच गई। इस समय सुबह के करीब 8 बज रहे थे। बंगले का मेन गेट खोलकर कोई दुबली पतली लड़की झाड़ू लगाते हुए निकली। सौम्या ने उसे कहा कि हेमा भाभी से बता दो कि सौम्या आई है। लड़की का मुंह झाड़ू लगाने के कारण झुका हुआ था। सौम्या की बात सुनकर झटके से उसने मुंह उठाया। सौम्या को उस लड़की को देखकर गहरा धक्का लगा। वो कमज़ोर दुबली पतली लड़की और कोई नहीं, पाखी थी। माँ को देखकर पाखी की आंखों में आंसू बहने लगे। सौम्या को क्षण भर में ही माजरा समझ में आ गया। झाड़ू फेंक कर पाखी का हाथ पकड़कर घर में घुसकर आवाज़ लगाई, दीदी कहाँ हो आप? अरे सौम्या तुम यहाँ कैसे? हेमा अचानक में सौम्या को सामने देखकर बुरी तरह सकपक आ गई। बहाने बनाते हेमा बोली, सौम्या आज काम वाली बाई नहीं आई तो पाखी ने झाड़ू लगाने की बहुत जिद की। मैंने मना करने के बाद भी मानी नहीं तो मैंने हाँ कर दी। जाओ
पाखी बेटा हाथ धोकर नाश्ता करने आ जाओ। पाखी हाथ धोकर एक आड़ी तिरछी स्टील की पुरानी टेबल लेकर ताई जी के सामने आ पहुंची। हेमा लाड दिखाते हुए प्यार से बोली, क्रॉकरी वाली प्लेट लेकर आओ बेटा। सौम्या सब देख रही थी। हाथ धोकर जब तक वह आई हेमा ने उसका नाश्ता भी लगा दिया था। तब तक पाखी ने प्लेट में नाश्ता लिया और ज़मीन पर खाने बैठ गई। हेमा बोली, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाओ पाखी, ताई जी मैं तो हमेशा नीचे ज़मीन पर। उसके कुछ कहने से पहले ही हेमा ने सैंडविच उसके मुंह में रखते हुए कहा, खाते हुए बोलते नहीं पाखी बेटा। फिर पाखी का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। हंसकर सौम्या की और मुंह मोड़ा। देखे सौम्या इतने साल बाद भी भूल जाती है, गांव में नहीं शहर में है, जब देखो जमीन पर बैठ जाती है। आओ तुम नाश्ता करो। सौम्या मन में सोच रही थी, बाहर जो देखा वो सच था। यह सब शायद बाई के न आ जाने पर पाखी ताई जी की मदद कर रही थी, इसलिए झाड़ू लगा रही थी। मन को समझाकर सौम्या ने ऐसा सोचा। इतने में रिया ऊपर से नीचे आती दिखाई दी। सीढ़ियों की ओर में के होने के कारण सौम्या तो उसे दिखी नहीं, पर पाखी को डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ देखकर रिया जोर से चीखी, यू गवार तेरी हिम्मत कैसे हुई चेयर पर बैठने की। पाखी के हाथ में प्लेट छीनकर फेंककर बोली, मम्मी इस नौकरानी के साथ मैं वो भी क्रॉकरी में नाश्ता क्यों दिया। साथ ही पाखी को डांटकर बोली, जा जाकर मेरे जूते पॉलिश करके ला। रिया ने पाखी को चाटा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि सौम्या ने रिया का हाथ पकड़कर एक जोर का थप्पड़ उसे जड़ दिया। अचानक चाची को देखकर रिया सटपटा गई और अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी रह गई। सौम्या ने गुस्से से कहा, दीदी ये ख्याल रख रही हो आप पाखी का? मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर रख दिया, पढ़ने भी नहीं भेजती होगी ना पाखी। पाखी बोली, माँ स्कूल की मैंने यहाँ शक्ल भी नहीं देखी। चल पाखी अब और नहीं सहूंगी तू, हम गांव जा रहे हैं अभी। पाखी का हाथ पकड़कर सौम्या जाने लगी। रुक जाओ सौम्या, मैं सच में पढ़ाऊंगी पाखी को, तो इसका मन ही नहीं लगता पढ़ने लिखने में। बस दीदी और झूठ नहीं, हमारे गांव की सबसे होशियार पढ़ने वाली और मेरी पाखी को आपने नौकरानी बना दिया। आपने जो गलती की है, गलती छोटी शब्द है, आपने तो गुनाह किया है, धोखा किया है, हमें हमारे विश्वास के रिश्ते को तार तार कर दिया है। आप लोगों ने, आपके साथ भाई साहब भी बराबर के गुनहगार हैं। सगे भाई की बच्ची को नौकरानी बनाकर रख दिया, उसका दिल नहीं दुखा, शर्म नहीं आई आप दोनों को? रिया तुमसे अपनी चचेरी बहन से नौकरानी की तरह व्यवहार किया, इन सब गलतियों की माफ़ी नहीं है। आप लोगों ने तो रिश्ते के नाम पर विश्वासघात किया है। यहाँ शहर में आपको नौकर नहीं मिलता, मेरी बेटी को वहाँ से लाकर यहाँ नौकर बना दिया। कभी आपका ज़मीर गले तो अपनी करनी का विचार करना कि आपने क्या किया। कि किसी मासूम के साथ ईश्वर सब देख रहा है कहीं ना कहीं। कभी तो आप सभी को अपनी करनी की सजा अवश्य मिलेगी। शोर सुनकर हेमा ने पति और सौम्या के जेठ जी भी नीचे आ चुके थे। हाथ जोड़कर सौम्या को रोकने की कोशिश की। सौम्या ने शिकायत भरी नज़रों से देखा और कहा, भाई साहब मैंने तो आप पर यकीन किया था, आपने क्या किया मेरी बेटी के साथ? उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हर गलती की माफ़ी नहीं होती। आपने अपने सगे भाई की बच्ची को नौकर बना दिया। धिक्कार है आप पर। आपने और जेठानी ने तो सगे रिश्ते का मान तक नहीं रखा। जेठ जी, जेठानी जी, अपने किए इस धोखे की माफ़ी आपको कभी नहीं मिल सकती, कहती हुई सौम्या पाखी को लेकर चली गई। दोस्त सौम्या के जेठ और उसकी जेठानी हेमा जैसे किरदार समाज में जगह जगह पाए जाते हैं, जिनकी नज़र में धोखा देना, बुरा बर्ताव करना साधारण बात है। ऐसे लोगों खून के रिश्ते भी नहीं देखते। स्वार्थ ही इनके जीवन का परम लक्ष्य होता है। रिश्ते निभाने में इनका विश्वास नहीं होता। समय आने पर किसी को भी बेच अपना काम निकाल सकते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहें। घर में होकर भी मीठी मिश्री घोलकर डसने का एक अवसर जाने नहीं देते हैं ये लोग। इस कहानी के माध्यम से ही बताने की कोशिश की गई कि अपने बच्चों के लिए आज मैं इस भौतिकवादी युग में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करें, धोखा मिल सकता है। जागरूक रहे, सतर्क रहे, इस तरह किसी की बातों में आकर अपने बच्चों को उनके साथ ना भेजें। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई कहानी में। अपने बच्चे को किसी के साथ भेजने से पहले एक बार ज़रूर सोचें।